मिड टर्म में भी आया था ये। मिड टर्म में आया था, ओके। देखते हैं आपको कितना याद है। सो दिस इज योर लेक्चर नंबर 7। एक फटाफट से टॉपिक्स का रिवीजन कर लें कि हम लोगों ने क्या क्या किया था इससे पहले। देखिए, जब ऑल्टरनेटिंग करंट की शुरुआत हुई तो हमने बेसिक करा था, जिसमें एसी क्या होता है, डीसी क्या होता है, रूट मीन रूट वैल्यूज जो होती हैं, आरएमएस वैल्यूज, रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज होती हैं, वो कैसे कनेक्टेड है पीक वैल्यू से, ये सब हम लोगों ने बेसिक डिस्कस किया। फिर हम लोगों ने आरएल सर्किट डिस्कस किया, आरसी सर्किट डिस्कस किया, एलसीआर डिस्कस किया, पावर फैक्टर डिस्कस किया, ठीक है। एंड लास्ट हमने कहाँ छोड़ा था, एलसी ऑसिलेशन पे। ये चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप लोग बिटले लिंक पे जाएंगे, जिसका भी नहीं हुआ, वैसे तो आपके ये सारे टॉपिक्स हो चुके होने चाहिए क्योंकि आपके पेपर में आ चुके हैं। फिर भी किसी को डाउट है, कहीं पर अटक रहे हो, एक बार गो थ्रू हो जाओ रिकॉर्डेड लेक्चर से, या आप जो भी जिस भी तरीके से पढ़ते हैं रिवाइज करो, अपने नोट्स रिवाइज करो। ये सारा पार्ट हम कर चुके हैं, अभी इसको इतना सारे को तो हम नहीं रिवाइज करेंगे क्योंकि आज एक नया टॉपिक है और इससे कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है आपके पास कौन सा टॉपिक, ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। सो शुरुआत करेंगे ट्रांसफॉर्मर से। ट्रांसफॉर्मर का प्रिंसिपल हम देखेंगे, कंस्ट्रक्शन हम देखेंगे, वर्किंग हम देखेंगे, और एनर्जी लॉस इन ट्रांसफॉर्मर किस किस वजह से होता है, ये चीज हम समझेंगे। क्वेश्चंस इजी आते हैं, फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, इसको अच्छे से समझ लो, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना। अब जैसे आपको दिखाई देता है, घरों के आसपास ऐसा ही दिखता है ना ट्रांसफॉर्मर, यस मैम। से लगा होता है। कई बार आपको सुनने में आता है लाइट चली गई, ठीक है, तो हम बोलते हैं कि वहां पर आग लग गई है, ट्रांसफॉर्मर में आग लग गई है, शॉर्ट सर्किट हो यस गया, मैम। ऐसे ही सुनते हैं। तो ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, नाम से आपको समझ में आना चाहिए, ट्रांसफॉर्म करता है। क्या ट्रांसफॉर्म करता है, इलेक्ट्रिसिटी। वोल्टेज। वोल्टेज को ट्रांसफॉर्म करता है, वोल्टेज को या तो आपके पास बढ़ाता है या घटाता है। तो दो तरीके के आपके पास होते हैं, एक होता है आपके पास स्टेप अप और एक होता है आपके पास स्टेप डाउन। स्टेप डाउन। मैम मेरे ना कोई मोबाइल डिफरेंस बताएगा, कोई डिफरेंस बताएगा, हैंड रेज करो जरा, सारे नहीं बोलना, हैंड रेज करो। स्टेप अप और स्टेप डाउन में क्या फर्क होता है? यस भावना बोलो बेटा। आप जो स्टेप डाउन होता है इसमें वोल्टेज को बढ़ा देता है और स्टेप डाउन में कम करता है। यस, नाम से अप मतलब है कि आने वाली वोल्टेज को इंक्रीज करता है, यानी लो वोल्टेज आ रही होगी, ठीक है, और उसको आपको हाई वोल्टेज पे लेके जाना है, हाई वोल्टेज पे, मैम एक्सक्यूज मी। ठीक है। स्टेप डाउन में उल्टा हो जाएगा। मैम करंट डिक्रीज। अभी सारा कुछ मिक्स नहीं करो, जो मैं पॉइंट पे आ रही हूँ बस उसको फोकस से सुनो और बताओ। जैसे लो वोल्टेज है, लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज जा रहा है। अब स्टेप डाउन में क्या होता है, आपके पास हाई वोल्टेज आ रही होगी, ठीक है, और उसको आपको लो करना है। तो लो करने की जरूरत क्या है, जैसे आपके क्योंकि घरों में, अलग अलग जैसे इलेक्ट्रिक आपके डिवाइस घरों का में क्या अलग होता है, अलग। एक मिनट, आपके घरों में क्या आता है, 220 वोल्ट आती है, 220 वोल्ट हमारे घरों में आती है ना, लेकिन जो आगे से आती है वोल्टेज वो बहुत हाई वोल्टेज होती है, लेकिन हमारे घरों में जो यूज होती है वोल्टेज वो 220 वोल्ट होती है, तो उसको आपको स्टेप डाउन करना पड़ता है। तो आपको जो घरों के बाहर दिखाई दे रहे हैं वो कौन से हैं, नियर हाउसेस, स्टेप डाउन वोल्टेज, स्टेप डाउन हाँ वो ट्रांसफॉर्मर, डाउन वाले हैं। ठीक है। और लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज कहां पर होता है, पावर ट्रांसमिशन की जो जगह होती है, ये आपके पास हो पावर स्टेशंस, पावर स्टेशंस। अब पावर स्टेशंस में क्या होता है कि एसी करंट प्रोड्यूस हो रहा है, फिर वो एसी करंट को क्या करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंसेस पे भेजते हैं, और वो कैसे भेजते हैं, हाई वोल्टेज पे भेजते हैं। हाई वोल्टेज पे भेजने का कारण होता है वहां पर जो है एनर्जी लॉस कम होता है, इकोनॉमिकल होता है। तो उस पे हम नहीं जाएंगे कि क्यों ऐसा होता है, थोड़ा सा मैंने आपको हिंट दे दिया, वहां जरूरी है, वहां एनर्जी लॉस कम करना है और इकोनॉमिकल करने के लिए उस चीज को हाई वोल्टेज पे लेके जाते हैं, और जब घर में आती है तो हाई से लो कर देते हैं। तो ट्रांसफॉर्मर अगर डिफाइन करेंगे तो इट इज अ डिवाइस विच ट्रांसफॉर्म्स द वोल्टेज, अ डिवाइस विच ट्रांसफॉर्म्स द वोल्टेज, ठीक है। वोल्टेज अब बेसिकली यहाँ पर क्या है, आपके पास ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है,
ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो यहां पर हमने क्या सीखा, एक डिवाइस जो वोल्टेज को ट्रांसफॉर्म करता है, या तो बढ़ाता है या घटाता है। दो तरीके के होते हैं, स्टेप अप स्टेप डाउन। स्टेप अप में हाई करना, स्टेप डाउन में लो करना वोल्टेज को। तो एक डिवाइस जो वोल्टेज को ट्रांसफॉर्म करता है, उसके अब हम प्रिंसिपल पे जाएंगे। अब प्रिंसिपल क्या है इसका, प्रिंसिपल क्या है इसका, किसी को पता है? आपके पेपर में आया ना? म्यूचुअल इंडक्शन। मैम म्यूचुअल इंडक्टेंस। यस। मैम बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंडक्शन। क्या होता है म्यूचुअल इंडक्शन? म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है जिसके हम द्वारा एक ही कॉइल के करंट की वजह से दूसरे कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होना। एक कॉइल में फ्लक्स चेंज कॉइल करते हैं, वन में दूसरी में इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। ओके, सौम्या। मैम एक कॉइल में अगर हम करंट जनरेट करते हैं तो उससे रिलेटेड जो दूसरी कॉइल होती है उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। यस। तो थोड़ा सा मैं आपको याद दिला दूं, जैसे मान लो ये एक कॉइल है और इसके पास मैंने एक और कॉइल रखी है, इसमें से करंट जा रहा है। अगर आपके पास इसमें करंट जा रहा है तो करंट इन कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है। यहाँ पर बहुत सारी कॉइल्स है तो इससे रिलेटेड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ जाती है। अगर आपका करंट चेंज होता है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो आपके पास क्या हो जाएंगी, चेंज होंगी। ये मान लो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही है, ये सोलेनॉइड की तरह एक्ट कर रहा है ना, इस तरीके से अलोंग एक्सिस आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही है। करंट चेंज हुआ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी आपके पास चेंज होंगी, और जो इसके पास कॉइल रखा है इससे कनेक्टेड भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होंगी। और अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही हैं तो आपके पास बेसिकली फ्लक्स चेंज हो रहा है। फ्लक्स होता है बी डॉट ए, तो फ्लक्स इज चेंजिंग। और अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है कनेक्टेड टू द सर्किट तो वहां पर क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। और ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है अगर सर्किट क्लोज है तो इंड्यूस्ड करंट आ जाता है। याद आया सबको? तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। क्लियर है सबको? यस ठीक है। मैम। सो फ्लक्स इज चेंजिंग ड्यू टू बी इज चेंजिंग, डी इज चेंजिंग। क्यों? क्योंकि करंट इज चेंजिंग। अब आते हैं कंस्ट्रक्शन पे, ये दिखता कैसा है। तो सबसे पहले आपको एक ग्रे कलर का दिखाई दे रहा है, ये होता है आपके पास सॉफ्ट आयरन कोर। ये आपके पास क्या है, सॉफ्ट आयरन कोर। अब इसके दो एंड्स पे इधर आपके पास जो है कॉपर वायर को ऐसे लपेट रखा है। ठीक है, कॉपर वायर को लपेट रखा है। ये आपके पास क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग्स, और इसमें कितनी टर्न्स है, एनपी, नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है इधर, एनपी। और दूसरी साइड आपको दिख रहा है ऐसे कॉपर वायर को ही लपेट रखा है। ठीक है, इसमें ma'am. नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, एनएस टर्न्स है। इसको बोलते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग्स, और इनको बहुत क्लोज और टाइटली हम लोगों ने रैप कर रखा होता है। ठीक है, अब प्राइमरी वाइंडिंग्स जिस तरफ है, इधर प्राइमरी जो आपके पास इनपुट है या प्राइमरी वोल्टेज है, प्राइमरी करंट है। सेकेंडरी साइड में सेकेंडरी वोल्टेज या आउटपुट वोल्टेज भी बोल देते हैं, या सेकेंडरी करंट है। तो यहां से आपके पास इनपुट होता है और यहां से आपके पास आउटपुट आ जाता है। ठीक है, अब सॉफ्ट आयरन कोर को रखने का एक रीजन होता है, हमें चाहिए म्यूचुअल इंडक्शन। अब देखिए, जब आपके पास यहां पर आप करंट देते हैं, आपने मान लो कोई भी एसी सोर्स लिया है, ठीक है, एसी वोल्टेज है, एसी करंट आ रहा है, तो करंट आपके पास चेंज हो रहा है विद टाइम। डायरेक्ट करंट तो चेंज नहीं होता, लेकिन जो एसी करंट है, ऑल्टरनेटिंग करंट है, वो टाइम के साथ ऐसे ऐसे चेंज होता है ना, होता है या नहीं होता, बताओ? यस मैम होता है। यानी ये पीरियोडिकली चेंज होता है। यस, तो ये जो इन्होंने वायर ऐसे लपेटा है, इसमें जो करंट आ रहा है वो चेंजिंग करंट है कि नहीं? यस मैम। करंट चेंज हो रहा है तो इससे रिलेटेड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी चेंज होंगी। मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा ना, हर एक कॉइल है, हर एक कॉइल से रिलेटेड करंट है, वहां मैग्नेटिक फील्ड आ गया। तो ये कुछ कुछ सोलेनॉइड जैसा है, मतलब अगर मैं इसको यहाँ ड्रॉ करूं तो आपके पास मान लो ये मैंने प्राइमरी वाइंडिंग्स को दिखाया है। अब इसमें मैंने कुछ करंट दिया है, करंट की वजह से आपके पास कुछ ना कुछ यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा, ऐसे इसके एक्सिस के अलोंग, ऐसे ही होता है। यस मैम। ठीक है, अब ये जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ये आपके पास सेकंड को इन्फ्लुएंस करती है, जो सेकेंडरी कॉइल है उसको इन्फ्लुएंस करेंगे। अब ये जो आपने सॉफ्ट आयरन कोर लिया है ना, ये इन लाइंस को कहीं जाने नहीं देता, वो इनको चिपका के रखेगा, वो यहां से यहां पर इसको लेके जा रहा है। मतलब जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो इस मटेरियल के अंदर ही रह रही है।
अगर आपने करंट को चेंज किया अगर आपने, तो बेसिकली आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होंगी। क्यों होंगी चेंज? बी होता है म्यू नॉट एन आई, ठीक है। अगर करंट चेंज हो रहा है तो बी चेंज हो रहा है, बी चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है। यानी सेकेंडरी कॉइल से रिलेटेड भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो सेकेंडरी कॉइल में क्या आ जाता है? ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, ठीक है। और ईएमएफ इंड्यूस हुआ तो करंट इंड्यूस हो जाता है और आपको आउटपुट मिल जाता है। समझ में आई बात सबको? यस मैम। तो प्रोसेस क्या था? सबसे पहले आप इनपुट देते हैं, ठीक है, क्लियर है। उसमें आपने देखा कि वेरिंग वोल्टेज है, ठीक है, जिसकी वजह से आपके पास वेरिंग करंट है, और वेरिंग करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग कॉन्टिन्यूअसली, ठीक है। इसकी वजह से आपके पास क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ क्या हो जाता है? अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ईएमएफ इंड्यूस होगा एंड करंट इंड्यूस हो जाएगा। अगर सर्किट क्लोज रहते हैं, करंट इंड्यूस्ड। तो ये है सारी कहानी, ठीक है। क्लियर है ये बात सबको? एनी डाउट्स? नो मैम। ठीक है। तो वेरिंग, अभी देखो आपके मैम, को आता है 50 इनपुट और हर्ट्ज। आउटपुट क्या है? क्या कह रहे हो बेटा? इनपुट और आउटपुट क्या है? इनपुट है आपके पास वीपी, ठीक है, और आउटपुट है वीएस। हम जो सॉल्व करते हैं जनरली हम ईएस, ईपी और ई एस ऐसे कर देते हैं, ठीक है। अभी देखो 50 हर्ट्ज आता है हमारे घरों में, जो फ्रीक्वेंसी होती है। यस मैम। इसका मतलब 50 हर्ट्ज का मतलब कि करंट कितनी बार चेंज हो गया एक सेकेंड में? मैम 50 टाइम्स 100 टाइम्स हो गया। फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि पर सेकेंड कितनी साइकिल पास हो गई एक पॉइंट से, ठीक है। 50 साइकिल्स पास हो गई हैं, और एक साइकिल में करंट 2 बार बदल जाता है, तो आपके पास 100 टाइम्स करंट चेंज हो गया ना। यस मैम। यस मैम। कितना फास्ट चेंज हो गया। इतना फास्ट ही आपके पास क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होंगी, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और उसकी वजह फैराडे लॉ की वजह से क्या आ जाता है? ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है और करंट इंड्यूस हो जाता है, ठीक है। अब इसको समझते हैं। देखिए, जो हमने मटेरियल लिया है ना, सॉफ्ट आयरन कोर जो हमने लिया है, अभी हम कंसिडर कर रहे हैं आइडियल है। हमारे पास जो आइडियल ट्रांसफॉर्मर है, हम मानते हैं कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है इधर उधर नहीं गई, प्राइमरी में जितनी आई उतनी सेकेंडरी में चली गई। अब मान लो ये आपके पास प्राइमरी है, प्राइमरी की कोई एक कॉइल ले ली मैंने, ठीक है, और ये आपके पास इधर है सेकेंडरी, ठीक है। अब आपने इसको कुछ करंट दिया, करंट, अब करंट की वजह से क्या होता है? चलो मान लो ऐसे दिया हम लोगों ने करंट, ऐसे करंट की वजह से क्या आता है? मैग्नेटिक फील्ड आता है। यस मैम। मैग्नेटिक फील्ड है तो फ्लक्स है। फ्लक्स क्या होता है? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, यही है। अब हमने जो कोर लिया, हमने जो सॉफ्ट आयरन कोर लिया, वो क्या करता है? यहाँ के जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उनको यहाँ पास करा है, इधर उधर नहीं जाने देना, ठीक है। यहाँ अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, यहाँ या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है उतनी ही आपके पास इस कॉइल से जाएगी जो सेकेंडरी में होगी। बताओ जाएगी या नहीं जाएगी? यस मैम। एक से जितनी पास हो रही है वो दूसरे से जाएगी। हम 100% मान रहे हैं कि इधर उधर कोई लॉस नहीं हुआ फील्ड लाइंस का, जितनी इधर से आई उतनी इधर आएगी। लेकिन एक पॉइंट है यहाँ पे कि टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स जो है दोनों तरफ अलग होता है। यस। क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स है बेटा, नंबर ऑफ टर्न्स अलग अलग है ना। एक कॉइल से रिलेटेड तो आप बोल सकते हो कि जितनी इससे गई है उतनी इससे गई है, लेकिन टोटल फ्लक्स जो इधर है और जो टोटल फ्लक्स इधर आएगा वो अलग अलग है। और यही कहानी है, जैसे आपको स्टेप अप रखना है तो आपको किस तरफ नंबर ऑफ टर्न्स को ज्यादा करना है, किस तरफ आपको नंबर ऑफ टर्न्स को कम करना है। हो सकता है कभी सेकेंडरी साइड ज्यादा है, हो सकता है कभी प्राइमरी साइड ज्यादा है, तो कहानी सारी नंबर ऑफ टर्न्स की ही है। तो यहाँ पर एक बात तो समझ में आती है
कि फ्लक्स linked to one coil pi is equal to flux linked to one coil of primary windings is equal to flux linked to one coil of secondary winding. सही बात है? Yes, ma'am. सेम आएगा. अब बताओ आगे क्या करें, आपने पढ़ा है पेपर में. टोटल फ्लक्स बताओ कितना होगा यहाँ पर इस केस में, प्राइमरी के केस में टोटल फ्लक्स टोटल NP NP5 और इधर कितना होगा आपके पास टोटल फ्लक्स? NS5 Ma'am, NS5. अच्छा, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ वो बोल रहे हैं कि EMF इंड्यूस होता है क्योंकि फ्लक्स चेंज हो रहा है. EMF इंड्यूस क्या होता है? सेकंड लॉ क्या कहता है? EMF इंड्यूस आपके पास EP रेट ऑफ टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. यस माइनस NP d phi by में dt. yes, ma'am. माइनस ऑफ d phi dt कहते हो ना. फाई की जगह आप क्या पुट कर रहे हो? फाई की जगह टोटल फ्लक्स पुट कर रहे हो. NP कांस्टेंट आ गया. ऐसे ही आपके पास ES आ जाता है. ES क्या होता है? माइनस में NS d phi by dt. ये क्यों आया ये पता है ना. EMF इंड्यूस क्या होता है? माइनस में d phi by में dt. फाई है टोटल फ्लक्स लिंक टू द कॉइल. एक बार आपने NP5 पुट किया, एक बार आपने NS5 पुट किया, एक बार ये आया और एक बार ये आया. अब यहां से हम क्या करते हैं कि ES, ये जो सेकंड इक्वेशन है इसको सेकंड इक्वेशन ले लो. ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है. सेकंड बाय में फर्स्ट कर दो तो आपके पास एक रिलेशनशिप आ जाएगा. क्या? ES बाय में EP दिस इज इक्वल टू NS बाय में NP. ये है जिसके ऊपर न्यूमेरिकल आता है. मैम ये EMF है ना? क्या कह रहे हो बेटा? मैम EMF है ना? हाँ, EMF इंड्यूस्ड. इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें. ES बाय में EP दिस इज इक्वल टू NS बाय में NP. सबको समझ में आ गई ये बात? यस Yes, मैम. ठीक है. अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि अब स्टेप अप और स्टेप डाउन कैसे पहचानेंगे हम लोग. मान लीजिए आपको आउटपुट में वोल्टेज ज्यादा चाहिए. क्या चाहिए हमको? आउटपुट वोल्टेज ज्यादा चाहिए, हाई वोल्टेज चाहिए. हाई वोल्टेज चाहिए. हाई वोल्टेज का मतलब क्या है? हाई वोल्टेज मतलब क्या है? मतलब कि जो सेकेंडरी साइड जब आउटपुट आप ले रहे हो वहां पर आपको वोल्टेज हाई चाहिए. वहां पर ये जो ES है ना, सेकेंडरी साइड में क्या है? ES, ये आपको हाई चाहिए. और आपको पता लग गया कि ES बाय में EP किसके बराबर है? NS बाय में NP. yes, ma'am. इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ वाइंडिंग्स इन सेकेंडरी कॉइल. अगर आपको ES ज्यादा चाहिए तो आपका NS जो है वो ग्रेटर देन NP होगा. yes, ma'am. ये आपके पास केस हो गया स्टेप अप का. स्टेप अप दिमाग में रखो कि अप करना है वोल्टेज को. ठीक है. वहां पर वोल्टेज क्या आ रही है आउटपुट में? ES को ज्यादा करने का मतलब क्या है? NS को ज्यादा करना पड़ेगा. उस तरफ नंबर ऑफ वाइंडिंग्स आपको ज्यादा करनी पड़ेगी, नंबर ऑफ टर्न ज्यादा करने पड़ेंगे. अगर आपको स्टेप डाउन करना है, अगर आपको स्टेप डाउन करना है बेटा, उस केस में क्या हो जाएगा? पहली बात तो ES शुड बी लेस देन EP. yes, ma'am. कब होगा आपके पास? जब आपके पास NS इज लेस देन NP. अब प्राइमरी साइड पे नंबर ऑफ टर्न ज्यादा हो जाएंगी. क्लियर है? yes, ma'am. ठीक है. तो ये एक आप एक्सप्रेशन याद रखेंगे, ES बाई EP इज इक्वल टू NS बाई NP. अब आपको क्या चाहिए? स्टेप अप तो NS बढ़ा दो, स्टेप डाउन तो NS घटा दो. ये है कहानी सारी. क्लियर है सबको? यस मैम. अब इसके बाद जो बात आती है हमारे पास, ये आती है पावर ट्रांसमिशन पे. जो आप लोग एक करंट का भी रिलेशनशिप बता रहे थे ना. बेसिकली ट्रांसफॉर्मर क्या कर रहा है? एक तरफ से पावर ले रहा है, दूसरी तरफ पे पावर दे रहा है. अगर हमारा ट्रांसफॉर्मर 100% एफिशिएंट है, पावर ट्रांसफर कर रहा है, और अगर वो 100% एफिशिएंट है, इफ 100% एफिशिएंट,
तो दोनों तरफ पावर बराबर होनी चाहिए, जितनी पावर ली उतनी पावर उसने आउटपुट में दे दी। और पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V इंटू आई, वोल्टेज इंटू में करंट। तो अगर मैं इनपुट साइड पे पावर देख रही हूँ, पावर इनपुट, ये किसके बराबर है, ईपी इंटू में उसमें जो करंट जा रहा है आईपी। आउटपुट में पावर क्या है, ईएस और आईएस, ये दोनों बराबर हुए अगर 100% एफिशिएंट है तो ईपी आईपी दिस इज इक्वल टू ईएस आईएस, यानी ईएस बाय में ईपी किसके बराबर हो गया, आईपी बाय में आईएस। और ईएस बाय ईपी ऑलरेडी किसके बराबर था, एनएस बाय में एनपी। तो ये है जो आपको पूरी तरीके से दिमाग में फिट करके रखना है, ईएस बाय में ईपी इज इक्वल टू एनएस बाय एनपी इज इक्वल टू आईपी बाय में आईएस। यहां से एक इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है कि अगर आपका मान लो स्टेप अप है, स्टेप अप में आपको वहां पर ईएमएफ को ज्यादा रखना है, ठीक है, वहां पर आपको आउटपुट ज्यादा रखना है। तो आउटपुट जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट है। इनपुट मतलब यहां पर देखिए आपको दिखाई दे रहा है ईएस और यहाँ नीचे की तरफ है आईएस, यहाँ ईपी है तो ऊपर क्या हो गया आईपी, यानी जो आपके पास वोल्टेज है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। अगर आप वोल्टेज हाई कर रहे हो तो करंट को डाउन करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, एनर्जी कंजर्वेशन भी तो फॉलो कराना है, ठीक है। अगर आप एक चीज ज्यादा ले रहे हो तो दूसरी चीज कम कर दो। आई बात समझ में। अगर आपका आउटपुट में वोल्टेज कम जा रहा है तो वहां पर करंट को हाई कर देते हैं। तो ये यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन फॉलो हो रहा है, एनर्जी मैम कंजर्वेशन। यहाँ पे IPIS वही है ना, करंट इन प्राइमरी एंड करंट इन सेकेंडरी। यस, आईपी और आईएस इज करंट इन प्राइमरी वाइंडिंग एंड करंट इन सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। हाँ, दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। देखो हमने पहले दोबारा से देख रहे हो, इसकी समरी दे रही हूँ मैं एक बार। सबसे पहले हम लोगों ने एक रिलेशनशिप निकाला, ईएस बाय ईपी इज इक्वल टू एनएस बाय एनपी। ये हमने कैसे निकाला, हमने टोटल फ्लक्स प्राइमरी साइड निकाला, टोटल फ्लक्स सेकेंडरी साइड निकाला, और फेराडेज लॉ जो है सेकंड लॉ है उसके हिसाब से हमने ईपी और ईएस निकाला, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दिया, हमारे पास एक रिलेशनशिप आ गया, ईएस बाय ईपी इक्वल्स टू एनएस बाय एनपी। अब इसके बाद हमने सीखा कि अगर स्टेप अप करना है यानी ईएस को ज्यादा करना है और ईएस बाय ईपी इज इक्वल टू एनएस बाय एनपी, सो आपको एनएस को ही ज्यादा करना पड़ेगा। ईएस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनएस है, एनएस बढ़ा तो ईएस बढ़ जाएगा, ठीक है। स्टेप अप करना है, ईएस बढ़ाना है, एनएस बढ़ा दिया। स्टेप डाउन करना है यानी ईएस को कम करना है तो आपको एनएस को कम करना पड़ेगा इन कंपैरिजन टू व्हाट, प्राइमरी वाइंडिंग्स, कितनी वहां पर टर्न्स है उससे कम करना पड़ेगा। फिर हमने पावर ट्रांसफर समझा कि अगर वो ट्रांसफॉर्मर 100% एफिशिएंट है, जितनी पावर उसको दी जाती है उतनी पावर वो आउटपुट में लेके आ रहा है, तो पावर इनपुट निकाली, वहां पर आपके पास ईएमएफ जो इंड्यूस हुआ था वो ईपी था और उसमें से जो करंट जा रहा था वो आईपी है। आउटपुट में ईएमएफ इंड्यूस हुआ वो ईएस है, करंट जो जा रहा है वो आईएस है, ठीक है। पावर होता है VI, ये फॉर्मूले को यूज करके इनपुट पावर लिख दिया, आउटपुट पावर लिख दिया, दोनों को कंपेयर कर दिया क्योंकि 100% इफेक्टिव है, एफिशिएंट है। अब यहां से ES बाय EP निकाल लिया, दैट इज इक्वल टू IP बाय IS हो गया। अब EMF इन सेकेंडरी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट इन सेकेंडरी। अगर आप EMF इन सेकेंडरी बढ़ा रहे हो तो आपको करंट को वहां पर घटाना पड़ेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब तो ये है ना, करंट बढ़ाओगे तो E घट जाएगा ना। ये हुआ क्यों, क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन भी फॉलो कराना जरूरी है। यस भावना। मैम आपने जो भी बताया था कि ये मैग्नेटिक फील्ड को पास करता है, अगर ये आइडियल केस है, अगर नॉन आइडियल है तो कम्प्लीटली पास नहीं कर पाएगा मैग्नेटिक फील्ड। यस मैम तो ये ना जब आपने कंप्लीट लिया तो ये सिर्फ आइडियल केस है, बट ऐसा एग्जैक्टली नहीं होता, नहीं तो होता, उस कम्प्लीटली पे नहीं हम अभी पास कर आएंगे, पाता। उस पे हम अभी आएंगे। उस केस में हम एफिशिएंसी निकालते हैं। अब अगर मान लो 90% एफिशिएंट है हमारा ट्रांसफॉर्मर ना, 80% एफिशिएंट है कि भाई इतनी इतनी पावर इनपुट दी तो इतना ही आउटपुट दे पा रहा है, ठीक है। अभी हमारे प्रेजेंट टाइम में 90% एफिशिएंट ट्रांसफॉर्मर्स हैं, 90% तक बना लिए गए, मे बी मोर अभी बना लिया हो। सो अगर आपके पास सवाल में ये आ जाए कि 100% एफिशिएंट है तो आप ये दोनों इक्वेशन लगा सकते हैं। कौन सी दोनों, ये तो आपकी हमेशा ट्रू है, ES बाई EP इज इक्वल टू NS बाई NP, लेकिन ये वाली जो इक्वेशन आप लिख रहे हो ना, ES बाई EP इक्वल्स टू IP बाई IS, ये तभी है जब 100% एफिशिएंट है। अगर आपके पास 100% एफिशिएंट नहीं होता
तो वो आ गया आपके पास प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर में। उस केस में आपके पास पावर आउटपुट इज लेस देन पावर इनपुट, एनर्जी का लॉस हो जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है आउटपुट में पावर कम मिलेगी ड्यू टू एनर्जी लॉस। तो इसमें सवाल क्या आता है, एफिशिएंसी निकालनी होती है। एफिशिएंसी कितनी एफिशिएंट है हमारे ट्रांसफॉर्मर, तो वो हम देखते हैं पावर आउटपुट बाय में पावर इनपुट इनटू 100%। यहां से हमारे पास परसेंटेज आ जाएगा कितना एफिशिएंट है। जैसे पावर आउटपुट हमारे पास क्या था, ईएस बाय में सॉरी ईएस इनटू में IS आईएस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ईपी इनटू में IP मैम आई IP इंटू 100%। क्लियर है सबको। अब आपको ये वैल्यूज गिवन होंगी, आप इसमें पुट करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके यस मैम। yes ma'am अब सवाल कर लो, चलो एक ये आपको एक क्वेश्चन दिया है जिसमें आपको दिख रहा है सॉफ्ट आयरन कोर ब्लू कलर में है। मिनट लास्ट स्लाइड दिखा दीजिए। हाँ जी, इसमें वाइंडिंग्स है, चलो देख लो एक बार लास्ट स्लाइड। करिए चलिए। प्राइमरी साइड में आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स 100 है, सेकेंडरी साइड में आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स 200 है। इनपुट जो दिया गया है 220 वोल्ट और करंट है 10 एम्पियर। फाइंड आउटपुट एंड कंसिडर इट आइडियल ट्रांसफॉर्मर। पहले ही बता दिया कि आइडियल ट्रांसफॉर्मर है। आउटपुट निकालना है, आउटपुट निकालने का मतलब क्या है, आपको क्या निकालना है, ईएस निकालना है, आईएस निकालना है। ठीक है, ये आपके पास क्या है, आईपी, ये आपके पास क्या है, ईपी। फाइंड आउटपुट एंड कंसिडर इट आइडियल ट्रांसफॉर्मर, निकालिए चलिए। मैम 400 वोल्ट। कितना है 400? नो मैम, एक मिनट, कैलकुलेशन मिस्टेक। मैम 440। इसको 220 ले लो। हाँ, आपने वही बदल दिया। नहीं एक सेकंड लेट मी चेक। नहीं ठीक है ठीक है, 100 और 200 ही है। ठीक है बिल्कुल। मैम कितना आएगा, 440 वोल्ट। 440 वोल्ट, यस, ईएस इज 440 वोल्ट। वैशाली ने निकाला ना। यस मैम। वैशाली आज अपना डेटा बेटा पक्का भेजो, मैं आज ही उसमें फॉरवर्ड करती हूँ दोबारा से। एक शीट मेरे पास आई है उसमें लिखती हूँ। ओके मैम। आपने ऑफलाइन टेस्ट दिया था वैशाली? मैम जो लास्ट टाइम हुआ था, हम्म। हम दिया तो था। और आप मुझे अपना स्कोर भी भेजेंगे उसमें, आ रहा है। ठीक है? अपना स्कोर और अपनी कैटेगरी लिख देना उसमें। आ रहा है। ये मैम स्कोर तो उसमें अच्छे नहीं आए थे। और मैम IS 5 एम्पियर आ रहा है। कोई बात नहीं, स्कोर और कैटेगरी एक बार लिख देना उसके अंदर। लेट मी चेक कि क्या कट ऑफ रहती है, थोड़ा बहुत मैं आपको हेल्प करूंगी फिर एनालिसिस करने में। सो 440 वोल्ट, आईएस कितना है मैम 5 एम्पियर। ग्रेट वर्क, 5 एम्पियर। अब देखो यहाँ पर हमने लिया यूज क्या किया है, ईएस बाय में ईपी, दिस इज इक्वल टू आईएस बाय सॉरी ये आएगा आपके पास आईपी आईएस एनएस बाय में एनपी। तो सबसे पहले ये दोनों यूज कर लो। ईएस कितना है निकालना था, ईपी कितना है 220, एनएस कितना है 200, एनपी कितना है 100। कितना हो गया ये 440। और वैसे यहीं से हमारे पास सवाल हो जाता है कि आपने नंबर ऑफ टर्न्स जो है, नंबर ऑफ, देखो आपके पास अगर हम कॉमन सेंस से देखें तो हमारे पास जो ईएमएफ है वो डबल हो रहा है, तो करंट कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। हाफ हो जाएगा। और अगर निकालना चाहो तो निकाल लो। ईएस आपके पास कितना आया है 440 डिवाइडेड बाय में ईपी आपका 220, आईपी कितना है 10 बाय में आईएस हमको निकालना है। सो ये 222 ठीक है, तो यहां से आप सॉल्व करेंगे, आईएस कितना हो गया 5 एम्पियर।
5 एम्पियर। ठीक है, ये तो कहानी है सारी कि कैसे काम कर रहा है वो। ठीक है, अब बात करते हैं नुकसान क्या हो रहा है, लॉसेस क्या है हमारे, एनर्जी लॉस इन ट्रांसफॉर्मर एंड हाउ टू मिनिमाइज इट। तो जो सबसे पहला आपका लॉस है वो है फ्लक्स लीकेज। फ्लक्स लीकेज, अभी हमने बोला ना पीछे प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर देखा कि सारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो पास नहीं हो सकता उसमें से, ऐसा क्यों? अब मान लो ये आपके पास है सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है, इसके ऊपर आपके पास क्या है, वाइंडिंग्स है। अभी देखो एक बात बताओ, एक सर्कुलर लूप है ना, वो एक जो वाइंडिंग्स आपने कर रखी है, कॉपर तार को आपने जो घुमा रखा है वो सर्कल में है ना, सर उसमें करंट पास कर रहा है, मान लो आपके पास इस डायरेक्शन में करंट पास कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपके पास क्या आता है, एक कॉइल के लिए, करंट कैरिंग कॉइल के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर मैं ड्रॉ करना चाहूं तो कैसे होती है बेटा, ऐसे, समथिंग लाइक दिस होती है कि नहीं, मानो यहाँ पर यहाँ पे ऐसे होगी। सो हम लोगों ने तो आइडियल केस मान लिया, जो यहाँ पर आपके पास ऐसे वाइंडिंग्स आ रही हैं इस तरीके से, इसमें हम लोगों ने तो ये कंसिडर कर लिया कि सारी की सारी ऐसे पैरेलल है, बिल्कुल आइडियल केस, बट एक्चुअली में वो थोड़ी कर्व्ड होती है, क्योंकि ये बात हो रही है सर्कुलर शेप्ड कॉइल है, उसकी थोड़ी सी जो शेप होती है वो इस तरीके से होती है, ऐसे निकलती है, ऐसे ऐसे करके। तो कुछ ना कुछ है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो कि कोर में से नहीं जाएंगी। ठीक है, मान लो आपके पास कुछ ऐसे बन रही है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से बन गई ऐसे, और कोर आपका था ये, मानो ये आपके पास कोर है ऐसे, सो देयर इज सम काइंड ऑफ लीकेज। ठीक है, तो फ्लक्स लीकेज है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, एनर्जी का लॉस हो रहा है। आई बात सबको समझ में? तो इसको मिनिमाइज कैसे करेंगे, अब बताओ मिनिमाइज कैसे करें? मैम एक बार ये फिर से रिपीट कर सकते हैं, फ्लक्स लीकेज? हाँ जी बेटा, देखो यहाँ पर हमारी जो कॉइल्स हैं, सर्कुलर शेप्ड कॉइल्स हैं, उनमें से ऐसे 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 घूमता हुआ करंट जा रहा है। एक कॉइल को अगर हम इमेजिन करें तो हम लोग क्या मानते हैं, जो हम लोग ये सोलेनॉइड जैसा है ना, बिल्कुल हम लोग मानते हैं ये सोलेनॉइड बन रहा है, तो सोलेनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं वो आपके पास ऐसे पैरेलल टू एक्सिस बनती है, लेकिन अगर आप देखिए थोड़ा सा कर्व्ड भी होती है ना। आपने देखा होगा आइडियल सोलेनॉइड के केस में लेंथ हम बहुत ज्यादा लेते हैं और उसका रेडियस बहुत कम लेते हैं, उस केस में तो आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बता सकते हो, लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप देखेंगे तो ये जो फील्ड लाइंस इसमें से पास हो रही हैं वो थोड़ा ऐसे कर्व्ड होती हैं। कुछ तो आपके पास ये सॉफ्ट आयरन कोर बचा लेगा, काफी बचा लेगा वैसे, लेकिन स्टिल कुछ ना कुछ लॉस हो जाएगा, कुछ ना कुछ फील्ड लाइंस है जो आपके पास उनकी शेप की वजह से एग्जैक्टली उसमें से मटेरियल में से पास नहीं हो रही है। आई बात समझ में? यस। मिनिमाइज करने का तरीका यही है कि आपने जो मटेरियल इस्तेमाल किया वो सॉफ्ट आयरन कोर यूज किया है। सॉफ्ट आयरन कोर एक बहुत ही अच्छा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो काम क्या है इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इधर उधर नहीं जाने देता, बल्कि आसपास की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को भी मटेरियल के अंदर से ही पास कराने की कोशिश करता है, चिपका के रखेगा ऐसे। तो मिनिमाइज करने का तरीका है कि जो आप मटेरियल इस्तेमाल करें वो सॉफ्ट आयरन कोर का इस्तेमाल करें। पहले यहाँ स्टील भी इस्तेमाल होता था, बट स्टील में कुछ लॉसेस देखे, उससे बेहतर सॉफ्ट आयरन कोर रहा। समझ में आई बात? यस मैम। अब सेकंड आपके पास आता है रेजिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग्स। देखो जहां रेजिस्टेंस है वहां हीट आ जाती है ना, रेजिस्टेंस इन वाइंडिंग्स। यस बोलिए। मैम हम सॉफ्ट आयरन कोर किस शेप में ले रहे हैं, ये भी कुछ अफेक्ट करेगा क्या? नहीं, अभी तो हम लोग इसको जो ये भी आपकी बात होगी अभी लास्ट में, ठीक है, कि आपको कैसे मटीरियल, अभी अभी जैसे ये डायग्राम है इस तरीके की हमारी शेप होती है। और मैम सर्कुलर ले लेंगे तो फिर क्या होगा? सर्कुलर ले लेंगे तो क्या होगा? ओके, ये मेरे को चेक करके बताना पड़ेगा बेटा, प्रॉपरली चेक करके आपको मैं इसका जवाब दूंगी। ओके मैम। रेजिस्टेंस इन वाइंडिंग्स का मतलब क्या है? आपने जो तार इस्तेमाल करी है
इसका तार का रेजिस्टेंस भी तो होता है ना, और रेजिस्टेंस अगर है और इसमें से करंट पास हो रहा है तो हीट लॉस होता है। हीट लॉस का फॉर्मूला क्या होता है? I²RT। क्लियर है बात सबको? अब इसको मिनिमाइज कैसे करें? तार है तो रेजिस्टेंस तो देखो कुछ ना कुछ होगा, ऐसा कोई भी तार नहीं है जिसमें से रेजिस्टेंस होता ही नहीं है, तो हम उसको कम कर सकते हैं। उसको कम कैसे करते हैं? पहली बात तो हम लोग कॉपर वायर का इस्तेमाल करते हैं, यूज कॉपर वायर। अब कॉपर वायर का रेजिस्टेंस कम होता है। और दूसरा तरीका क्या होता है? यूज थिक वायर्स। अब थिक वायर यूज करने में भी थोड़ा प्रॉब्लम है। अच्छा थिक वायर क्यों यूज करें? रेजिस्टेंस होता है ρL/A। ठीक है, थिक वायर का मतलब है आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ा रहे हो और रेजिस्टेंस उसमें क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है, कम। कम हो जाएगा। लेकिन अब देखो यहाँ पर आपके पास कॉइल्स होती हैं, फिर यहाँ पर भी आपके पास कॉइल्स होती हैं, और कॉइल्स का नंबर 1000 2000 बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, जो आपके पास टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स है, तो हम लोग पूरे में नहीं इस्तेमाल करते थिक वायर। हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं? जिस तरफ करंट ज्यादा है, जहां पर करंट की वैल्यू ज्यादा रहती है, यानी जिस तरफ नंबर ऑफ टर्न्स आपके पास जो है ज्यादा बन रही है। देखो यहाँ पर क्या करोगे आप? फॉर एग्जाम्पल मेरा स्टेप अप है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में एक चीज आपको पता है क्या? कि ES इज ग्रेटर देन EP, यानी कि NS इज ग्रेटर देन NP। नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी साइड ज्यादा है। और आपको एक चीज पता है, I जो आपके पास होगा IS इज लेस देन IB। करंट आपके पास सेकेंडरी में कम होगा। हाँ, इसको नंबर ऑफ टर्न से नहीं देखना, इसको करंट से देखना। दोबारा से रिपीट करती हूँ इसको मैं। देखो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है? आपने एक फॉर्मूला पढ़ लिया, ES बाय में EP, दिस इज इक्वल टू IP बाय में IS। तो अगर स्टेप अप है यानी कि ES आपके पास ज्यादा है, तो उस कॉइल के अंदर करंट क्या हो जाता है? कम, ड्यू टू एनर्जी कंजर्वेशन। और आपके पास EP लेस है, तो वहां पर आपके पास करंट क्या हो जाता है बेटा? ज्यादा हो जाता है। यस मैम। ठीक है, तो जिस तरफ करंट ज्यादा है उस तरफ हम लोग क्या यूज कर लेते हैं? थिक वायर यूज कर लेते हैं। यहां पर हम लोग थिक वायर यूज करेंगे, यहाँ रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। सिमिलरली अब आप मुझे बताएंगे, जैसे स्टेप डाउन अगर है, स्टेप डाउन, तो उस केस में आपके पास ES जो है वो लेस होता है, ES कम होता है ना इन कंपैरिजन। Yes, ma'am. लेस हो रहा है, वहां पर आपके पास IS ज्यादा हो रहा है, और EP आपके पास क्या हो रहा है? ज्यादा, और IP कम हो रहा होता है। सो हम लोग यहाँ यूज करेंगे, यूज थिक वायर है। क्लियर है सबको? मैम हिस्टेरेसिस लॉस क्या होता है? हिस्टेरेसिस लॉस अपना नेक्स्ट टॉपिक ही है। ये 2 पॉइंट समझ में आ गए लॉस, एक तो फ्लक्स लीकेज और दूसरा क्या है? रेजिस्टेंस इन वाइंडिंग्स। मैम ये हम इनमें लिख सकते हैं, एनर्जी लॉस में हिस्टेरेसिस लॉस। हाँ बिल्कुल, थर्ड पॉइंट है आपका बेटा ये। मेरे को यहाँ पर ओके कुछ मैम। करनी पड़ेगी, जस्ट गिव मी अ मिनट। समझ में आ रहा है ना सबको? यस मैम। 2 पॉइंट्स और हैं आपके, वो भी डिस्कस कर ही लेते हैं। ये थर्ड पॉइंट है आपका, हिस्टेरेसिस लॉस, वो अभी डिस्कस कर लेते हैं। चलो, हिस्टेरेसिस स्पेलिंग बताओ। हिस्टेरेसिस TERISIS। ठीक लिखा है? चेक कर लेना अंग्रेजों। Yes, ma'am. सही है। हिस्टेरेसिस लॉस, देखिए हिस्टेरेसिस लॉस में क्या होता है? अभी कौन आ रहा है क्लास में इतना लेट? आपने
इधर एक सोर्स दिया, ठीक है, और ये आपके पास इधर आउटपुट आया, ये आपका मटेरियल हो गया इसमें से। ठीक है, अब देखो जो आपका करंट है, करंट बताओ कॉन्टिन्यूअसली चेंज हो रहा है नहीं हो रहा? यस मैम। करंट चेंजिंग कॉन्टिन्यूअसली, उससे क्या होगा फिर? मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। मैग्नेटिक फील्ड लिंक with material changes। बताओ सर, से करंट है, करंट आपके पास मान लो फर्स्ट साइकिल आ रही है, ये आपके पास पहली साइकिल आई सपोज, ठीक है, तो एक बार करंट बढ़ रहा है, फिर करंट घटता है, फिर अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ता है और फिर वापस से घटता है, यही चल रहा है। सो ये यहाँ पर जब मान लो ये आपके पास कॉइल है, कॉइल में आपके पास पहले करंट सपोज आ रहा था, ऐसे करो, फर्स्ट जो है साइकिल वो ऐसे आई, मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगा, ऊपर आएगा ऐसे, और सेकंड जब वो चेंज हुआ करंट का डायरेक्शन, ये हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड आ गया आपके पास नीचे, फिर मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, फिर मैग्नेटिक फील्ड नीचे, प्रोसेस लगातार चल रहा है। पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपके पास करंट बढ़ा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ी, फिर घटी, जब करंट घटा फिर अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ी, फिर घटी, फिर अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ी और घटी, ये प्रोसेस चल रहा है, चल रहा है नहीं चल रहा? यस मैम। ठीक है, सो अब इसमें क्या होता है, जब मैग्नेटिक फील्ड मटेरियल से लिंक्ड है तो वो मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होता है। हर एक मटेरियल का अपना एक नेचर है ना कि वो कितना मैग्नेटाइज होगा अगर हम उसको एक्सटर्नल फील्ड में रख दें। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि मटेरियल जो आयरन कोर है, आपके पास आयरन कोर मैग्नेटाइज होता है, डीमैग्नेटाइज होता है, ये प्रोसेस बहुत फास्ट हो रहा है। फिर आपके पास अपोजिट डायरेक्शन में रीमैग्नेटाइज होता है, रीमैग्नेटाइज एंड सो ऑन, ये प्रोसेस चल रहा है। तो यहां पर अब क्या होता है, जब हम प्लॉट करते हैं ना, हिस्टेरेसिस आई थिंक हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया, ये मैग्नेटिज्म इन मैटर में आता है आई थिंक, तब ये एक छोटा सा टॉपिक पेंडिंग था। तो देखिए हम यहाँ क्या करते हैं, जो भी मटेरियल है आपको उसको हम एक्सटर्नल फील्ड में रख रहे हैं, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी H, अगर आपको याद हो, H में और I में हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है, कि आपने जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी है वो आपके पास बढ़ी, फिर घटी, फिर अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ी, फिर घटी, ठीक है, ये है वो फील्ड, ये एक्सटर्नल फील्ड है आपका। जैसे हमारे पास यहाँ पर एक्सटर्नल फील्ड क्या है, जब आपने करंट चेंज किया तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आया, बढ़ा घटा, ये चल रहा है। सो इसकी वजह से जो मटेरियल है वो कितना मैग्नेटाइज होता है वो हम मैग्नेटाइजेशन आई से दिखाते हैं। तो जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हर मटेरियल का थोड़ा अलग अलग ग्राफ आता है। जैसे हमारे पास कुछ ऐसे ग्राफ आएगा, इस तरीके से कुछ ग्राफ आता है, कुछ देखा है ऐसा कुछ बुक्स में, देखा है? कहानी क्या होती है कि जिस पार्ट से वो मैग्नेटाइज होता है, जब करंट घटता है तो उसी पार्ट से वो डीमैग्नेटाइज नहीं होता, इन दोनों फैक्टर्स में लैगिंग हो जाती है। तो यहाँ पर हिस्टेरेसिस लॉस बोलते हैं साइकिल, ये जो साइकिल आपको दिख रही है ये होता है हिस्टेरेसिस लॉस, ये आपको एनर्जी लॉस दिखा रहा है, ठीक है। जिस भी मटेरियल का ये जो एरिया है ये ज्यादा होगा, इसका मतलब वहां पर लॉस ज्यादा हो रहा है। अब हमारे को लॉस कम चाहिए, लॉस कम चाहिए मतलब कि ऐसा मटेरियल लो जिसके लिए ये जो एरिया आ रहा है वो कम आ रहा है। जैसे दो मटेरियल है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स आपके पास दो हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, एक तो हमने देखा अभी सॉफ्ट आयरन है, ठीक है, एक आपके पास क्या होता है स्टील। दोनों ही बेहतरीन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, लेकिन हम प्रेफर सॉफ्ट आयरन को करते हैं क्योंकि सॉफ्ट आयरन का जो ये एरिया है, एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस लूप, वो लेस होता है इन कंपैरिजन टू स्टील।
area of hysteresis loop of soft iron is less in comparison to steel. तो ये आपका 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है कि why are you using soft iron even when soft iron and steel both are ferromagnetic material? क्योंकि सॉफ्ट आयरन के केस में जो लूप बनेगा इसका एरिया कम आता है, उसमें एनर्जी का लॉस कम होता है। स्टील की क्या कहानी है, स्टील जो एक बार आपके पास मैग्नेटाइज होता है तो उसको डीमैग्नेटाइज होने में बहुत दिक्कत होती है, देखो परमानेंट मैग्नेट जैसा सा बिहेव करने लग जाता है। तो ये आपको याद नहीं है मेरे ख्याल से, मैं थोड़ा सा आपको बता रही हूँ। हिस्टेरेसिस लॉस हम तब देखते हैं जब मटेरियल एक्सटर्नल फील्ड में रखा है, वो मैग्नेटाइज हो रहा है, डीमैग्नेटाइज हो रहा है, तो वो जो पाथ लेता है वो हम IH कर्व से दिखाते हैं। अब ये जो एरिया बनता है इससे हमें पता लगता है मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन में कितना एनर्जी का नुकसान हुआ है, एनर्जी लॉस, जितना एरिया ज्यादा उतना एनर्जी लॉस होता है, और सॉफ्ट आयरन के लिए एरिया कम होता है, तो इसलिए हम प्रेफर करते हैं सॉफ्ट आयरन। आई बात समझ में? यस मैम। यस मैम। अब लास्ट है आपका एडी करंट। अब जरूर सुना होगा आप लोगों ने एडी करंट, सुना है ना? बट मैम पढ़ा नहीं क्योंकि डिलीटेड है रिलेटेड है, चलो सुन लो, मैम, समझ लो। CBSE से। हाँ सुन लो, लेकिन एडी करंट क्या होता है? करंट आपका चेंज होता है, राइट? एसी आपके पास सोर्स है, करंट इज चेंजिंग, करंट इज चेंजिंग। इससे आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल चेंजेस। मैग्नेटिक फील्ड आया, पहले तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होएगा। सो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल चेंजेस। नीट से भी डिलीट हो गया, लेट मी चेक इट देन। ठीक है, लेकिन सुन लो, छोटा सा है ये, वैसे कंसेप्चुअल है, आपको कहीं ना कहीं कोई और पेपर देना पड़ा तो पता लग जाएगा। करंट इज चेंजिंग, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल चेंजेस। इसकी वजह से क्या होता है, आपके पास ईएमएफ इंड्यूस होता है और करंट आ जाता है आपके पास, इंड्यूस्ड करंट। अब ईएमएफ इंड्यूस दो जगह होता है, एक तो आपने देख लिया जो आपके वाइंडिंग्स है, इन वाइंडिंग्स, प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग, एक यहां पर इंड्यूस होता है इन वाइंडिंग्स, और दूसरा आपके पास मटेरियल में होता है, कोर मटेरियल जो आपने यूज किया सॉफ्ट आयरन कोर, इसमें भी ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। कुछ ना कुछ फील्ड लाइन, इससे भी तो चेंज हो रहा है ना मैग्नेटिक फ्लक्स, तो इसमें भी चेंज, इसमें भी आपके पास क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो ये ईएमएफ इंड्यूस की वजह से यहाँ पर जो करंट बन रहा है वो एडी करंट होता है, जो मटेरियल के अंदर होता है वो एडी करंट होता है, और एडी करंट आपके पास सर्कुलर इन नेचर होता है, सर्कुलर इन नेचर। मान लो ये आपके पास मटेरियल है, अगर इसको आप इमेजिन करो क्या है, 3D, ठीक है, ऐसे थिक है जो आपको स्टार्टिंग में पिक्चर दिखाई दी, तो करंट इसकी मटेरियल के अंदर ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। मान लो आपके पास ऐसे हो गया करंट, ठीक है, ऐसे हो गया, यहाँ से ऐसे हो गया, यहाँ से हो सकता है मटेरियल के अंदर जा रहा हो, मटेरियल से बाहर आ रहा हो, तो ये करंट है इस मटेरियल के अंदर, सर्कुलर इन नेचर। ठीक है, इसकी वजह से लॉस है, करंट की वजह से लॉस क्यों है, देखो H इक्वल्स टू हीट लॉस क्या होता है, I²R_T। यहाँ पर जो करंट है वो एडी करंट है, और यहाँ पर जो मटेरियल का रेजिस्टेंस है उसको आप RC ले लो, तो ये आपके पास हीट लॉस है ड्यू टू दीज करंट्स। अब इसको मिनिमाइज करने का क्या तरीका है, इन करंट्स को कम करना पड़ेगा। कम करने के लिए क्या करती हूँ, जो मेरे पास एक थिक मटेरियल था, ऐसे 3D जो शेप थी उसको मैं ऐसे 2D में काट लेती हूँ। जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है, ऐसे आपने शीट्स काट ली, इस तरीके की, ऐसे बहुत सारी शीट काट के शीट को चिपका दिया आपस में, तो वैसे जैसे कॉपी होती है, कॉपी में आपके पास पेजेस होते हैं, तो अगर आप पेजेस को लेते हो और उसको बंद कर दो, कॉपी बन गई ना, तो क्या करते हैं हम लोग, इन शीट्स को आप लैमिनेट कर देते हो, लैमिनेटेड शीट्स, आप लिखेंगे लैमिनेटेड शीट्स विद इंसुलेटिंग लिक्विड इन बिटवीन, विद इंसुलेटिंग लिक्विड इन बिटवीन। इससे क्या होगा, जो आपके पास दो ये 2D आपने शीट्स बनाई है ना, एक शीट से दूसरी शीट्स पे करंट नहीं जा पाएगा। एक तो आपने इंसुलेटिंग लिक्विड डाल दिया बीच में, लैमिनेट कर दिया शीट्स को, तो जो इफेक्टिव पाथ है एडी करंट के लिए वो डिक्रीज हो जाता है, ड्यू टू विच इफेक्टिव पाथ ऑफ एडी
करंट डिक्रीजेस और आपके पास ओवरऑल जो हीट का लॉस है वो कम हो जाएगा, एच आपके पास क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो ये आपके पास चार थे, पहला फ्लक्स लीकेज हम लोगों ने पढ़ा, सेकंड रेजिस्टेंस इन वाइंडिंग्स, थर्ड हिस्टेरेसिस लॉस एंड फोर्थ इज एडी करंट। ठीक है, ये चार कारण है जिससे ट्रांसफार्मर में लॉस होता है। अब फटाफट से हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं, 3 क्वेश्चन करेंगे बस, पहला निकाल दो फटाफट। इन अ ट्रांसफार्मर NP is equal to 500, NS equals to 5000, input voltage is 20 volt and frequency is 50 hertz, then the output क्या होगा बताओ। कर रहे हो नहीं सॉल्व, मैम Yes, कर रहे हैं। करो करो। मैम हो गया। कितना है बेटा? मैम मेरा सी ऑप्शन आ रहा है, सी 200 वॉट और 50 हर्ट्ज। आदर्श का बी आया है। मैम हम्म, आउटपुट तो 200 वोल्ट ही आया है, अभी ये निकाल रहे हैं और फ्रीक्वेंसी क्या होगी? मैम फ्रीक्वेंसी सेम रहती है शायद। यस, फ्रीक्वेंसी जो पहले थी 50 हर्ट्ज ही होगी। फ्रीक्वेंसी आउटपुट, ट्रांसफार्मर से फ्रीक्वेंसी पे कोई चेंज नहीं कोई चेंज नहीं होता, नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी। तो मैम मैम फिर तो इसका सी सही है। होगा, मतलब 200 वोल्ट सही है। बस में आपको क्या करना है, ES बाय में EP करो, NS बाय में NP करो। NS कितना है भाई? 5000, NP कितना है? 500, और क्या दे रखा है? ये दे रखा है ना। EP कितना है? 20। 20। यस, सो ये गया 5 1 जा 5 10 जा, सो ES कितना हो जाएगा? 200 200 वोल्ट। समझ में मैम आ सी रहा है। है? क्या कह रहे हो बेटा? बोलो बोलो। सी है। मैम वो आंसर ही बता दीजिए। सी, यस, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे करो। इन अ ट्रांसफार्मर द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल आर 140। प्राइमरी कॉइल में कितना है? 140, एंड दैट इन सेकेंडरी कॉइल क्या आपके पास? 280। इफ द करंट इन प्राइमरी कॉइल इज 5 एम्पियर, दिस इज IP, देन द करंट इन सेकेंडरी कॉइल, यानी आपको IS निकालना है। सो सिंपल फॉर्मूला क्या है आपके पास? ES बाय में EP, दिस इज इक्वल टू NS बाय में NP, दिस इज इक्वल टू IP बाय में IS। कितना आएगा बताओ? मैम 2 एम्पियर। 2 एम्पियर। मैम 8 आ है। 8, सोच लो। मैम 2 है, 8 तो है ही नहीं। 8 तो ऑप्शन में भी नहीं है। 2 एम्पियर। तुषार था क्या ये? यस मैम 2 है, वो मैंने गलत लगा दिया था फॉर्मूला ही। अच्छा, तो सबसे पहले NP है मेरे पास 140, NS कितना है मेरे पास? 280, और IP है मेरे पास 4। IS मुझे निकालना है। 14 1 जा 14 2 जा 2 1 जा 2 2 जा, तो IS कितना हो जाएगा? 2 एम्पियर। इजी है ना सवाल? यस मैम। चलो लास्ट निकाल दो, फिर इसके बाद आपको छोड़ देंगे। A step down transformer reduces 220 volt to 110 volt. Primary and secondary currents are 5 ampere and 9 ampere respectively. Efficiency of transformer कितना होगा? अनामिका कुमारी सुन रहे बेटा? एंड अलीशा, दोनों मुझे अपना डेटा और अपने लास्ट टेस्ट के स्कोर भेजोगे बेटा। ओके मैम। अगर ऑफलाइन दिया है तो ऑफलाइन वाला मुझे रिकॉर्ड भेज देना। छाया आप भी बेटा। जिसका भी स्कोर मैं चलो मैं आपको बोल रही हूँ, जिसका भी स्कोर 500 प्लस है, ठीक है, या 500 के अराउंड, वो कैटेगरी वाइज भी आपको लगता है कि आपकी कैटेगरी में थोड़ा कट ऑफ कम रहता है एंड यू आर क्लोज टू दैट कट ऑफ, तो आप मुझे अपना इंफॉर्मेशन भेज दो। मैम सी ऑप्शन। 90%। बाकी भी निकालिए फटाफट। एक मिनट मैम, अगर हम इसमें ये जो स्टेप डाउन है
तो मतलब उसमें स्टेप डाउन में तो हमारा वी आउटपुट कम होता है ना, स्टेप डाउन में भी आउटपुट कम होता है, कम yes। होता है ना। हाँ, तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है? किसी भी चीज की एफिशिएंसी निकालते हो तो आउटपुट बाय इनपुट करना होता है। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, पावर ईपी इंटू आई, मतलब ईएस इंटू आईएस अपॉन में ईपी इंटू आईपी लिखेंगे। 90% आ रहा है। या करेक्ट। पावर आउटपुट कितना हो जाएगा, ES इंटू में IS, तो ES कितना है 110 110, यस मैम। और IS कितना है 9 9 9 9, और EP कितना है 220, 220 into 5 फिर 0 से 0 गया, 5 1 जा 5 2 जा 2 1 जा 11 जा 11 1 जा 11 10 जा, कितना हो गया 90%. 90%। जिसका करेक्ट है हैंड रेस करो जरा, लेट मी चेक, झूठ नहीं बोलना, Yes ma'am, correct. करेक्ट है। सो क्वेश्चन आते हैं या तो कॉन्सेप्ट बेस्ड आ गए, लाइक एनर्जी लॉसेस को मिनिमाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस तरह के सवाल आ गए, या फिर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ गया, ठीक है, इसी तरीके के सवाल है, ज्यादा डिफिकल्ट सवाल नहीं है इसके ऊपर। अब इसके बाद समरी में फटाफट बता दो क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने। प्रिंसिपल ऑफ Mutual ट्रांसफॉर्मर induction. इंडक्शन, ठीक है, प्रिंसिपल पढ़ा हम लोगों ने, म्यूचुअल इंडक्शन। अच्छा, इसके बाद कंस्ट्रक्शन पढ़ा, जिसमें आप डायग्राम को दोबारा से चेक कर सकते हो, प्राइमरी वाइंडिंग है, सेकेंडरी वाइंडिंग है, आयरन कोर है, एसी आपने वोल्टेज दिया है, वेरिंग वोल्टेज है, वेरिंग करंट है, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है, वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है। इसकी वजह से फैराडे लॉ क्या कहता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है और करंट इंड्यूस हो जाता है। फिर हम लोगों ने फैराडे लॉ को यूज करके ही एक इक्वेशन बनाया, दैट इज ES बाय में EP, दिस इज इक्वल टू NS बाय में NP। NP. फिर हम लोगों ने बोला कि इफ इट इज 100% एफिशिएंट तो पावर इनपुट इक्वल्स टू पावर आउटपुट होती है, तो उस केस में हमारे पास आपके पास ES बाय में EP किसके बराबर आ जाता है, IP बाय में IS के बराबर आ जाता है। एफिशिएंसी आपको निकालना है तो पावर आउटपुट बाय में पावर इनपुट इनटू 100। पावर आउटपुट क्या है, ES इंटू में IS, पावर इनपुट क्या है, EP इंटू में IP इंटू 100। सो यही कहानी है सारी जो आज हम लोगों ने ओवरऑल डिस्कस करी है। क्लियर है सबको? यस मैम। स्टेप अप स्टेप डाउन भी यस, ये पता होना चाहिए स्टेप अप कौन सा है। अच्छा, एक चीज और भी डिस्कस करी है हमने, बताओ क्या मिस कर दिया मैंने? Loss. यस, एनर्जी लॉसेस भी तो डिस्कस किए, 4 हमने किया है, फ्लक्स लीकेज, हिस्टेरेसिस, रेजिस्टेंस, Resistance. ठीक है। एडी करंट मैम, ये इसके लॉस में ही आ रहा है। ये आप क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, एडवांस लेवल वाला आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। मैम कहाँ से कहाँ तक? आप वैसे तो 10 क्वेश्चंस हैं, ये 9th और 10th एक बार छोड़ देना, आप 8 सवाल करो पहले। मैम ठीक है? अभी? अभी नहीं, होमवर्क होमवर्क है मैम यार। एक मिनट टेस्ट ले लीजिए। क्या लेने दूं? मैम स्क्रीनशॉट। अभी मैं शेयर कर दूंगी, बिटली लिंक पे ही डाल दूंगी, आप लोग वहां से चेक कर लेंगे, ओके मैम। ठीक है। मैम कल से आप रे ऑप्टिक्स कराएंगे? मैं पोल लूंगी, फिर देखते हैं आप लोगों के क्या जवाब आते हैं।